छत्तीसगढ़ में इस वक्त अगर इस सेशन की बात करें तो लगभग 12 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है और उनमें से कुछ मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे बहुत सारी आशाएं हैं देश को, राज्य को, और उनसे तमाम तरह के सवालात करेंगे। मेरे साथ में पूजा मैडम है। पूजा, आप बताएंगे कि आप प्रिपरेशन कैसे किए थे, कहाँ से थे, और आप चर्चा में ये बता रहे थे ग्रामीण अंचल से आते थे, तैयारी कैसी हुई थी? हाँ जी, मैं धमतरी से हूँ। धमतरी ज़िले का एक गांव है भैंस मंडी, मैं वहाँ से हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। 1 साल मैं दिल्ली गई क्योंकि मुझे गाइडेंस देने वाला कोई था नहीं। मेरी फैमिली में सारे टीचर्स हैं, मेरे मम्मी पापा टीचर्स हैं और कोई सीनियर के भी कांटेक्ट में नहीं थी जो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली गई थी। 1 साल, लगभग 1 साल मैंने वहाँ तैयारी की। उसके बाद फिर मुझे लगा सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं घर आ गई। उसके बाद 2 साल मैंने घर से ही तैयारी करके एग्ज़ाम दिया है। मुझे कितना टफ होता है जैसे कि किताबों से पढ़ना और उसके बाद में जैसे सोशल मीडिया से दूरी बनाने वाली एक बात आपकी ओर से आ रही थी अभी चर्चा में, तो अपने आप को किताबों से जोड़ना और बाकी सारी चीज़ों से अलग करके एक फोकस्ड वे पे काम करना। सर टफ़ तो बहुत है। एग्ज़ाम लंबा भी चलता है, 1 साल का पूरा एग्ज़ाम होता है, तैयारी में आपको समय देना होता है, तो टफ़ बहुत है। और इस दौरान डिस्ट्रैक्शन से दूर होना होता है। मतलब ये मानना है कि सोशल मीडिया अगर एक्टिव रहे उस वक्त पढ़ाई के दरमियान तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है? नहीं सर, ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया के यूज़ भी बहुत है। अगर आप देखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर मैं 2 मीडिया की, इन 2 प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, काफ़ी सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस या फिर जो न्यूज़ वगैरह है ये भी आते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हैं उसको। मैं अपने लिए मैंने ये बताया था कि मैं पूरी तरीके से दूर रही थी, इस वजह से भी कि मैं शायद कंट्रोल ना कर पाती। मुझे एक डर था कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगी या नहीं, और मैं रिस्क लेना नहीं चाहती थी, तो मैंने अपने आप को कट ऑफ कर लिया। दूसरा ये भी था, जैसे मैंने बोला कि हम तैयारी करते हैं तो उस दौरान कुछ मोटिवेट करते हैं लेकिन बहुत डीमोटिवेट करते हैं, और सोशल मीडिया ही कनेक्शन का माध्यम हो जाता है लोगों से। तो मैं नहीं चाहती थी लोग मुझे कहें कि तू नहीं कर पाएगी, क्योंकि 10 बार लोग सेम चीज़ कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ घुस जाती है और आपको डर। इस देश में अगर लोगों से एक सिंपल सा सवाल किया जाए कि सिंप्लिसिटी के साथ क्या हासिल किया जा सकता है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नेता बन जाओ। लेकिन अगर पानी पे लकीरें खींचने वाली बात रहे तो एक अधिकारी बनता है और वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स को पास करके एक कैडर को ज्वाइन करता है और एक अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था को संभालता है। तो आपको क्या लगता है कि आज जो इंडियन स्थिति है, जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें नेता सुपरसीड करते हैं अधिकारियों को, और कई जगह तो ऐसी रहती हैं कि अधिकारी पढ़े लिखे होते हैं, नेता अनपढ़ होते हैं, लेकिन अधिकारियों को उनको सैल्यूट भी करना पड़ता है? सर मैं बस इसमें एक चीज़ बोलूँगी, नेता या अधिकारी की बात मैं नहीं कहूँगी। यहाँ पे मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बोली थी जो मुझे बहुत सही लगती है। जब भी रिज़ल्ट आया था तो खुश तो हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक हिदायत दी और बोला अपने आप को कभी अफसर मत समझना, सेवक समझ के काम करना। और मैं यही मानती हूँ कि नेता हो या अधिकारी हो, उनका काम होता है लोगों की सेवा करना। तो हमें अपने आप को ना नेता समझ के चलना है ना अधिकारी, वो तो हमारा पोस्ट है ही, लेकिन असल में तो हम सेवक हैं, लोगों के सेवक हैं, तो हमें वही सोच के काम करना है। जैसे सेवा की भावना से तो हर कोई तैयारी करता है और एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं, उसके बाद में सेवा की भावना हर किसी के मन में रहती है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण जब सामने आते हैं, जैसे कि झारखंड की जो एक और अधिकारी अभी सामने आई हैं, पूजा सिंघल, उस तरह के जब उदाहरण सामने देखने को मिलते हैं, और अगर भारतीय स्थिति की बात करें तो 3434 लगभग मामले हैं 6 साल में आईएएस लेवल की जो शिकायतें हुई हैं केंद्र सरकार को। ऐसे मामले हैं जिनमें सीबीआई तक की जांच चल रही है, 45 अधिकारियों पे सीबीआई की जांच चल रही है, आईएएस अफसर 45 हैं और आईपीएस 9 हैं। तो इस तरह से जब मामले आप सुनती हैं तो वो कितना दिल को डिस्टर्ब करता है? सर अगर 45 ऐसे मामले भी हैं, 45 आपने एग्जाम्पल दिया। सीबीआई हर किसी को अटैच नहीं करती, ये कह रहा हूँ, इसलिए सीबीआई हर किसी को अटैक नहीं करती। सर पर कई सारे सैकड़ों ऐसे मामले भी होंगे जहाँ पे वो देशभक्ति की भावना से या लोगों की सेवा की भावना से काम कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों में यही कहूँगी कि मैं ऐसे लोगों से सीख लेती हूँ जो ये काम कर रहे हैं। इस पूरी तैयारी के दौरान में बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं या दूसरे जो सेवा कर रहे हैं, उनके इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ा, को कबीरधाम के डीएम के बारे में पढ़ा, जिन्होंने एक संघी एक्सप्रेस करके एक एम्बुलेंस की शुरुआत की। कई सारे ऐसे न्यूज़ के बारे में मैंने पढ़ा और मैं कहती हूँ कि मैं उनसे शिक्षा लेना चाहूँगी। मैं नेगेटिव न्यूज़ या फिर जो ख़राब चीज़ें हो रही हैं मैं उन पे ध्यान नहीं दूंगी। जो अच्छे लोग से ये सवाल इसलिए करने का मकसद था क्योंकि आप उसको बेहतर तरीके से समझा पाएँ, ताकि जो भी दर्शक देख पा रहे हैं वो सही और गलत में फैसला कर सकें।
सर ये तो हमारे ऊपर है, सही और गलत हम देखते हैं, बचपन से सीखते हैं आते हैं, तो मुझे लगता है ये हमारे ऊपर है, हम किसे अपनाएंगे किसे नहीं। और हमें अल्टीमेटली हमारा, जैसे अगर हम सिविल सेवा में सर्विसेज ज्वाइन करते हैं तो हमारा अल्टीमेट मोटिव, मैंने अपने जब मैं बोल रही थी तब भी मैंने बोला, हमारा मोटिवेशन मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, वो लंबा नहीं चलेगा। हमारा मोटिवेशन जो है सर्विस से आना चाहिए, जो हमें काम करना है वो हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि जो अच्छे काम हैं हम वो अपनाएं, वो देखें, वो सीखें, और जो नेगेटिव न्यूज़ है, जो गलत हैं, वो तो बिल्कुल नहीं अपनाएं। एक जीवन की लड़ाई होती है, फूड से लेकर फैंटेसी तक का सफ़र होता है, तो उसमें आपको क्या लगता है कितने लंबा पड़ाव को सफ़र को तय करना पड़ता है एक संघर्षपूर्ण जीवन, और उसके बाद अगर कोई इस मुकाम को हासिल करता है उसके लिए सामने चुनौतियां कितनी बड़ी हैं? क्योंकि आज जनरली ये कहा जाता है कि स्टडी मटेरियल महंगे हो चुके हैं, कोचिंग्स महंगी हो चुकी हैं जहां बच्चे नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे लोग हैं जो माता पिता प्रेफर नहीं कर सकते, तो वो बच्चे फिर क्या करें? सर इसके लिए मैं कहूँगी कि इंटरनेट उनके लिए बहुत बड़ा एक वरदान के तौर पे है। इंटरनेट पे काफ़ी सारी किताबें फ्री में मिल जाती हैं, आपको डाउनलोड करके बस पढ़ना है। सिमिलरली बाकी सारे मटेरियल्स हैं फ्री में मिलते हैं, टेस्ट की बात करो या आप बुक्स की बात करो, सब फ्री में मिलता है। साथ ही साथ जैसे मैं अपने अगर हम कह रहे थे कि लोगों को एक्सेस नहीं मिलता, तो हमारे गाँव में एक जो काम करें टीचर्स हो गए या बैंक में जो जॉब करते हैं, उनका एक इनिशिएटिव है निःशुल्क जो लाइब्रेरी उन्होंने बनाया है। तो इस तरीके के सिटीज़न इनिशिएटिव भी काफ़ी सारे हैं। तो मैं बस ये कहूँगी कि यहाँ बच्चों को अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर वो अवेयर रहेंगे तो उनके आसपास ही इतने सारे ऑप्शंस हैं कि वो तैयारी कर सकते हैं। मुझे जैसे कि आप छत्तीसगढ़ हैं, छत्तीसगढ़ में जैसे मुख्य समस्या के तौर पे नक्सलवाद को देखा जाता है। नक्सलवाद को कुछ राजनेता या ब्यूरोक्रेट्स भी ये कहते हैं कि वो एक आतंकवादी घटना है, और कुछ ये भी कहते हैं कि उन्हें समझाइश दी जा सकती है, वो भटके हुए लोग हैं, उन्हें समझाकर मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। आपका नज़रिया क्या है? उस पैटर्न को किस रूप में देख पाती हैं? सर नक्सलवाद को अगर हमें समझना है तो मुझे लगता है वो जैसे जहाँ से शुरू हुआ है नक्सलबारी मूवमेंट, वहाँ से हमें देखने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं तो जैसे बहुत सारे आदिवासियों की जान जा रही है, पुलिस ऑफिसर्स की जान जा रही है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि आतंकवाद का नाम दिया हुआ है, इसे आतंकवाद का नाम दिया गया है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सरकार के इनिशिएटिव देखते हैं, उनके एफर्ट्स देखते हैं, तो हम पाएंगे कि नक्सलवाद के जो मामले हैं या लोगों की जो मौत हो रही है उसकी वजह से वो बहुत कम हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हम जो कर रहे हैं वो हमें अच्छे से करना चाहिए, और साथ ही साथ जो उस एरिया में आदिवासी हैं उन तक सुविधाएं पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि वो समझें, उनको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि सरकार उनके लिए कर रही है। उन्हें पता रहेगा कि सरकार उनके लिए कर रही है तो कभी भी वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, नक्सलवादी जो उनको समर्थन करते हैं वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं वही कहूँगी कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो आदिवासी हमारे साथी हैं उनको अवेयरनेस देने की। एक IPS हो या एक IAS हो, दोनों की एक जवाबदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जैसे जो भारत में जो इस वक्त स्थितियां देखने को मिल रही हैं, कहीं दंगे देखने को मिलते हैं, कहीं जम्मू कश्मीर में, सपोज़ अगर आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में हो जाती है, वहाँ पर आतंकवादियों के बीच में और स्थानीय तालमेल बैठाने के साथ साथ उन सारी चीज़ों को हैंडलिंग करना पड़ सकता है। अगर जम्मू कश्मीर मसले का हल आपसे पूछा जाए एक शब्द में, तो आप या 10 शब्दों में जितना भी आप समाहित कर पाएँ, वो क्या हो सकता है? सर मैं ये कहूँगी कि एक रूट नहीं अपना सकते, हम सिर्फ फोर्स का रूट नहीं अपना सकते या सिर्फ टॉक का नहीं अपना सकते। मुझे लगता है दोनों की ज़रूरत है, टॉक भी और फोर्स भी, सिचुएशन को देखते हुए। जैसे कि आपने अभी ये अंतिम सवाल है, जैसे कि आप अभी ये स्थितियां देख पा रहे हो कि भारत बहुत सारी विपरीत स्थितियों से जूझ रहा है। भारत के सामने आर्थिक संकट भी है, भारत के सामने जनसंख्या का एक चुनौती भी है, भारत के सामने भविष्य में हो सकता है खाद्य संकट भी पैदा हो जाए, और इस बीच में यूक्रेन और रशिया की लड़ाई भी चल रही है। अगर एक अच्छे अधिकारी के तौर पे आप विराजित हैं किसी जगह पे पोस्ट पे, और आपको ये दायित्व पूछा जाता है कि आप किसकी तरफ रहेंगी, यूक्रेन की तरफ रहेंगी, रशिया की तरफ रहेंगी कि नाटो की तरफ रहेंगी, तो आपका जवाब क्या होगा? सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं ये कह सकती कि मैं यूक्रेन की तरफ रहूँगी, रशिया की तरफ रहूँगी या नाटो की तरफ रहूँगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें सबको लेके चलने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि हालातों को सुधारने के लिए, देखिए ये कॉमन सा जवाब हो जाएगा अगर कि आप ये कहेंगे कि शांति सबको प्रिय होती है, सभी लोग यही कहते हैं कि शांति होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलत होगा। तो इन स्थितियों के बीच में निष्कर्ष निकालना, ये आपका जो मन है वो क्या कहता है उसमें?
सर मैं भारत सरकार के साथ हूँ। भारत सरकार ने बार बार बोला है कि हमें जैसे भी ये क्योंकि ह्यूमन लॉस होता है, हम वॉर में देखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की ज़रूरत है। उसमें जो सही है उसके साथ हम रहेंगे, जो हाँ ये जो सही है उनके साथ हम रहेंगे, जो गलत है उनका हम विरोध करेंगे। तो मैं पूरा समर्थन करती हूँ हमारी सरकार की। एक आपके से अंतिम सवाल और ले रहा हूँ, आपके घर की स्थिति जब आपने पढ़ना शुरू किया था उस वक्त क्या थी, और माता पिता का मोटिवेशन कैसा रहता था, और आपकी एक स्टोरी आ रही थी मुनगे पे, तो वो थोड़ा सा एक बार बताएंगे। सर मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर्स हैं और उन्होंने शिक्षा को हमेशा से महत्व दिया है। तो फिर उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके की कमी महसूस नहीं होने दी। जब भी मैंने बोला कि मुझे ये किताब चाहिए या फिर मुझे ये करना है तो इसके लिए इतने पैसे चाहिए, तो वो मैंने कभी भी फील नहीं किया कि हमें किसी भी तरीके की कमी है। उन्होंने कभी भी फील नहीं होने दिया ये चीज़, और उन्होंने हमेशा महत्व दिया है इस चीज़ को, शिक्षा को, मेरे सपने को भी। तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग मिला उनका। और हाँ, मम्मी कहती थी कि आसपास के एनवायरनमेंट को देखो, अब परिचित रहो बचपन से। तो एक क्वेश्चन आया था मुनगा पे, अब मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे शायद वो क्वेश्चन ये था कि मुनगा एवरग्रीन ट्री है या डिसीडियस ट्री है, ऐसा कुछ था ऑप्शन में एक। तो वो ऑप्शन मैंने उसी से बनाया क्योंकि हमारे पड़ोसी के घर में एक मुनगे का पेड़ है, तो वो मैंने बचपन से देखती आई हूँ। तो मुझे ये उनकी एडवाइस उस एग्ज़ाम के दौरान समझ में आई कि कितना इंपॉर्टेंट है। हम इस एग्ज़ाम के दौरान जब तैयारी करते हैं तो हम नेशनल न्यूज़ या इंटरनेशनल न्यूज़ पर ध्यान देते हैं, अपने आसपास ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है कि हमें अपने आसपास भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और अंतिम सवाल मेरे मन में है, जो बच्चे भी जानना चाहेंगे कि जैसे जो स्ट्रगलिंग पीरियड है उससे निकल के एक अच्छे मुकाम की ओर बढ़ना, और उसके बाद में अगर संघर्षपूर्ण जीवन भी है और कोचिंग के लिए लोग भागते हैं, लोग बड़ी बड़ी कोचिंग्स की ओर उनका एक जो नज़र है वो बड़ी बड़ी कोचिंग्स की होर्डिंग्स पे जाता है, उनके बैनर पोस्टर्स पे जाता है, उनके पॉम्पलेट्स पे जाता है। लोग अपने माता पिता से ये डिस्कस करते हैं कि पापा ये कोचिंग अच्छी है, ममा ये कोचिंग अच्छी है, यहाँ हमारे एडमिट करा देंगे तो वहाँ से हम पास हो जाएंगे। इन बातों में आपको क्या लगती है, सार्थकता कितनी है? क्या कोचिंग इतना अनिवार्य है कि किसी बच्चे को वो पास कराने में ये अनिवार्यता ला सकता है? सर मैंने खुद कोचिंग की है, तो मैं ये कहूँगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोचिंग को हम ये नहीं कह सकते कि वो आपको गारंटी देता है कि आपको सफलता मिलेगी अगर आप बेस्ट कोचिंग में जाते हैं तो। और मुझे लगता है कि इस पूरे एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट, और वो आप कर सकते हो, कोई कोचिंग वाला आपसे नहीं करवाएगा। क्योंकि मोटिवेशन जो इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो अंदर से आएगी, किसी कोचिंग के मटेरियल को देख के नहीं आएगी। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई चाहता है कि गाइडेंस के लिए हमें जानना है, कि पैटर्न के लिए जानना है, तो अगर वो जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। लेकिन हम ऐसे युग में रहते हैं, ऐसे टाइम में रहते हैं जहाँ पे हमें घर बैठे ही हर चीज़ मिल जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करिए इन गाइडेंस के लिए, पैटर्न को देखने के लिए, और कोचिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो अवधारणा है हमारे मन में कि कोचिंग करने से सक्सेस मिलेगा, वो सही नहीं है। वो मतलब मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि वो करना ही है। आप बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं। आपको बस जानना है कि कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, वो तो आपको अब घर बैठे ही पता चल जाता है। यकीन मानिए, आपको इनकी बातें सुनकर ज़रूर यह लग रहा होगा कि पानी पे लकीर खींचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पानी पे लकीरें कैसे खींची जा सकती हैं बिना आर्थिक शक्ति के, बिना सपोर्ट्स के भी। पूजा साहू एक उदाहरण है जो आज लड़ते हुए अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं। आगे ये सोचती हैं कि देश और राष्ट्र की सेवा करेंगी और देश में एक सेवा के भाव से इस राष्ट्र निर्माण में योगदान देती रहेंगी। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले से मैं शशिकांत तिवारी।